एआई में शक्ति का संघर्ष बाहर की ओर बढ़ रहा है। केवल बड़े मॉडल तक नहीं, बल्कि मीडिया, इंटरफेस, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और उन भौतिक प्रणालियों तक जो तय करती हैं कि आखिर किसे बनाने की अनुमति है। इस हफ्ते आप स्टैक को वास्तविक समय में कठोर होते देख सकते हैं। मैं नौबा हूं। और मैं एलॉय हूं, और यह ओपन क्लॉ डेली है। आज हमारे पास 6 कहानियां हैं जो सब एक ही बदलाव की ओर इशारा करती हैं। ओपनएआई एक मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदता है। पीटर स्टेनबर्गर एंथ्रोपिक की पाबंदियों के आसपास एक वर्कअराउंड संस्कृति को उजागर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक एजेंट गवर्नेंस टूलकिट लॉन्च करता है। मेटा दिखाता है कि एआई खुद मशीन लेयर को ऑप्टिमाइज कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जापान में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में $10 अरब का निवेश करता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में डेटा सेंटर बूम एक पुराने ढंग की बॉटलनेक में दौड़ता है, बिजली। चलिए इसमें जाते हैं। आज का एपिसोड द नैरेटिव लेयर कहलाता है, लेकिन ईमानदारी से इसे द कंट्रोल लेयर भी कहा जा सकता था, क्योंकि ये कहानियां वास्तव में उसी के बारे में हैं। कौन एआई के आसपास की कहानी को नियंत्रित करता है? कौन सबसे अच्छे मॉडल तक पहुंच को नियंत्रित करता है? कौन एजेंटों को एक बार चलने के बाद गवर्न करता है? कौन स्टैक के नीचे हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज करता है? कौन घरेलू कंप्यूट प्राप्त करता है? और कौन वास्तव में किसी साइट पर पर्याप्त पावर ला सकता है ताकि यह सब बड़े पैमाने पर बनाया जा सके? और इसलिए यह मायने रखता है क्योंकि कुछ समय के लिए प्रमुख एआई बातचीत अविश्वसनीय रूप से मॉडल केंद्रित थी। कौन सा मॉडल बुद्धिमान है? कौन सा बेंचमार्क हिला? कौन सा चैटबॉट अधिक स्वाभाविक लगता है? कौन सी कंपनी ने हफ्ते जीता? वे कहानियां अभी भी मायने रखती हैं, बेशक, लेकिन वे अब पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि एआई की आर्थिक संरचना अधिक परतदार होती जा रही है। वे जगहें जहां फायदा जटिल होता है, अब केवल मॉडल वेट में नहीं हैं। वे उन चैनलों में हैं जो बाजार को फ्रेम करते हैं, उन इंटरफेस में जो उपयोग को नियंत्रित करते हैं, उन गवर्नेंस सिस्टम में जो विश्वास तय करते हैं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन में जो लागत कम करते हैं, और उस भौतिक निर्माण में जो तय करता है कि यह सब बड़े पैमाने पर हो सकता है या नहीं। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा हफ्ता है जहां एआई एक शुद्ध सॉफ्टवेयर दौर से दिखना बंद हो गया और एक पूर्ण स्टैक औद्योगिक प्रतियोगिता जैसा दिखने लगा। और ये अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं हैं। सॉफ्टवेयर दौड़ गति, दोहराव, फीचर वेलोसिटी और प्रोडक्ट इंट्यूशन को पुरस्कृत करती हैं। औद्योगिक प्रतियोगिताएं प्लानिंग, पूंजी पहुंच, पॉलिसी फ्लुएंसी, भौतिक एग्जीक्यूशन और सालों दिनों में अड़चनों को अपने दिमाग में रखने की क्षमता को पुरस्कृत करती है। इसलिए भी इस हफ्ते की कहानियां सामान्य प्रोडक्ट न्यूज राउंडअप से कम टिड्डी लगती हैं। वे एक श्रेणी में नहीं बैठती हैं। एक कहानी मीडिया की है, एक प्लेटफॉर्म प्रतिबंधों के तहत यूजर व्यवहार की है, एक गवर्नेंस आर्किटेक्चर की है, एक निम्नस्तरीय परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग की है, एक भूराजनीतिक स्थापन की है, एक पावर ग्रिड की है। लेकिन एक साथ वे एक परिपक्व पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करती हैं। एआई कुछ ऐसा बन रहा है जिसे प्रशासित, वित्त पोषित, आश्रित, ठंडा, वर्णित और राजनीतिक रूप से उचित ठहराया जाना चाहिए। और जब ऐसा होता है, तो जो लोग केवल सतह को देखते हैं, वे असली कार्रवाई से चूक जाते हैं। तो इस एपिसोड के लिए हम स्टैक के साथ रहेंगे। केवल उतना नहीं जितना प्रोडक्ट कहते हैं कि वे कर सकते हैं, बल्कि वे सिस्टम जो उनके नीचे हैं, वे हमें बताते हैं कि उद्योग कहाँ जा रहा है।
हम ओपनएआई के TBPN के अधिग्रहण से शुरू करते हैं, तेजी से उभरता लाइव टेक टॉक शो और मीडिया ब्रांड जो बिल्डर्स, फाउंडर्स, ऑपरेटर्स और सिलिकॉन वैली अटेंशन इकोनॉमी के लिए एक तरह की दैनिक ब्रीफिंग सतह बन गया। और यह उन कहानियों में से एक है जहां स्पष्ट पढ़ना भी सबसे उथला है। उथला पढ़ना यह है, ठीक है, ओपनएआई ने एक मीडिया प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, कंपनियां मीडिया एसेट खरीदती हैं। कहानी खत्म। लेकिन इससे यह छूट जाता है कि TBPN वास्तव में क्या बन रहा था। यह केवल एक शो नहीं था। यह एक डिस्ट्रीब्यूशन नोड था। यह वह जगह थी जहां प्रोडक्ट बनाने वाले, पैसा जुटाने वाले और कहानियां सेट करने वाले पहले से ही रोजाना आ रहे थे। एक ऐसी दुनिया में जहां AI नेटवर्क की गति से चलता है, ऐसे नोड का मालिक होना हाशिए का नहीं, रणनीतिक है। ओपनएआई कहता है कि संपादकीय स्वतंत्रता बरकरार रहेगी और शायद यह संचालन के अर्थ में सच है। शायद होस्ट अभी भी जो चाहते हैं बुक करते हैं, जो चाहते हैं कहते हैं, जैसा हमेशा से तर्क करते हैं। लेकिन भले ही आप उस वादे का सबसे अच्छा संस्करण दें, स्वामित्व बदलाव अभी भी मायने रखता है। क्योंकि बात केवल संकीर्ण न्यूज़रूम अर्थों में संपादकीय नियंत्रण नहीं है। बात एजेंडा सेटिंग है। निकटता, डिफ़ॉल्ट फ्रेमिंग। किन कहानियों को पहले ऑक्सीजन मिलती है? किन अधिकारियों की आवाजें बार बार आती हैं? किन प्रोडक्ट लॉन्च को केंद्रीय बनाम वैकल्पिक महसूस होता है? और यहीं पर शीर्षक द नैरेटिव लेयर समझ में आता है। AI कंपनियां अब केवल मॉडल की गुणवत्ता या बेंचमार्क स्कोर के लिए नहीं लड़ रही हैं। वे इंटरप्रिटेशन के लिए लड़ रही हैं। अगर आपकी कंपनी केवल न्यूज़ शिप नहीं कर सकती बल्कि न्यूज़ के बारे में बातचीत की मेजबानी भी कर सकती है, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र में आपकी स्थिति बदल देता है। हमने टेक में इस पैटर्न के पहले के संस्करण देखे हैं। प्लेटफॉर्म कंपनियां मीडिया सहयोगी बनती हैं। वेंचर फर्में पॉडकास्ट लॉन्च करती हैं। फाउंडर्स न्यूज़लेटर बैरन बन जाते हैं। लेकिन यह अधिक सचेत लगता है क्योंकि AI चक्र इतना संपीड़ित है। जब प्रोडक्ट चक्र साप्ताहिक होते हैं और पॉलिसी लड़ाइयां दैनिक, तो ध्यान को नियंत्रित करना घमंड नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यह विशेष रूप से मायने रखता है क्योंकि इतना AI समझ सामाजिक रूप से मध्यस्थता की जाती है। बहुत कम लोग पूर्वी शोध पत्रों, कच्ची पॉलिसी फाइलों और सोर्स रेपो को पूरे दिन पढ़ते हैं। अधिकांश लोग AI से दुभाषियों के माध्यम से मिलते हैं, पॉडकास्टर, न्यूज़लेटर लेखक, लाइव स्ट्रीम होस्ट, यूट्यूबर्स, एनालिस्ट, वेंचर लोग, पत्रकार और बिल्डर्स जो मायने रखने वाली चीजों को सारांशित करते हैं। अगर आप दुभाषिया परत को प्रभावित कर सकते हैं, तो आप एक साथ प्रोडक्ट धारणा, नियामक तापमान और निवेशक भावना को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यहाँ एक विश्वसनीयता विरोधाभास भी है। AI जितना महत्वपूर्ण होता जाता है, विश्वसनीय दुभाषियों की मांग उतनी ही बढ़ती है जो कार्रवाई के करीब हों, लेकिन पूरी तरह से इसके द्वारा कैप्चर्ड न हों। तो अगर सबसे उपयोगी मीडिया सतहों में से एक कहानी में केंद्रीय कंपनियों में से एक द्वारा खरीद लिया जाता है, तो स्वाभाविक प्रश्न यह है कि क्या वह सतह अभी भी वही भूमिका निभा सकती है। यह विरोधाभास हल करना कठिन है क्योंकि निकटता पहुंच बनाती है और पहुंच दर्शकों के लिए मूल्य बनाती है, लेकिन निकटता दबाव भी बनाती है। शायद स्पष्ट दबाव नहीं। अधिक बार यह मंडराता है। आप जानते हैं कि चेक कौन साइन करता है। आप जानते हैं कि पहली ब्रीफिंग किसे मिलती है। आप जानते हैं कि कौन से अधिकारी शो पर वापस आएंगे या नहीं। वे गतिशीलता व्यक्तिगत संपादकीय निर्णयों को आकार देने से पहले स्वर को आकार दे सकती हैं। और इसीलिए यह कॉरपोरेट संलग्नता या फाउंडर घमंड से बड़ी बात है।
ओपनएआई लंबवत रूप से विस्तार कर रहा है। केवल मॉडल प्रदाता नहीं, केवल प्रोडक्ट कंपनी नहीं, केवल एंटरप्राइज विक्रेता नहीं, एआई के बारे में जानकारी के उस वातावरण में भी एक प्रतिभागी जो उस पर बनने वाले लोगों को एआई समझाता है। एक दूसरे क्रम का प्रभाव भी है। एक बार जब एक प्रमुख एआई लैब डिस्ट्रीब्यूशन खरीदना शुरू कर देती है, तो हर दूसरी लैब को यह विचार करना होगा कि इंटरप्रिटेशन पूरी तरह से बाहरी लोगों पर छोड़ना रणनीतिक रूप से भोलापन है या नहीं। भले ही वे सीधे एक मीडिया प्रॉपर्टी न खरीदे, वे क्रिएटर रिलेशन, ब्रीफिंग इकोसिस्टम, प्रायोजित इवेंट्स, एनालिस्ट प्रभाव और कार्यकारी दृश्यता में अधिक निवेश करेंगे। तो इस तरह की चाल पूरी तरह से कहानी कैप्चर के आसपास प्रतिस्पर्धा की एक नई परत को सामान्य बना सकती है। दूसरे शब्दों में, अगर आपके पास मॉडल है, ऐप है और दैनिक बातचीत का एक टुकड़ा है, तो आप केवल बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते। आप यह तय करने में मदद करते हैं कि बाजार क्या हो रहा है। कहानी 2 वह है जो टोबी ने स्पष्ट रूप से इस एपिसोड में चाही थी, और ठीक ही है, क्योंकि यह उस ग्राउंड ट्रूथ को कैप्चर करती है कि तकनीकी समुदाय कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जब कोई फ्रंटियर लैब नियंत्रण कसता है। पीटर स्टेनबर्गर ने एंथ्रोपिक की शैली उपयोग पर पाबंदियों के आसपास क्लॉथ कोड और सीएलआई मार्ग का उपयोग करके एक वर्कअराउंड पथ को उजागर किया। और चाहे आप इसे चतुर, अपरिहार्य या थोड़ा हास्यास्पद देखें, यह एक महत्वपूर्ण कहानी है। क्योंकि बात केवल ट्वीट की नहीं है। बात यह है कि ट्वीट क्या दर्शाता है। एंथ्रोपिक एक सीमा परिभाषित करने की कोशिश करता है। इस तरह का उपयोग इनबाउंड है, वह तरह का उपयोग आउटबाउंड है। यह पहली पक्ष सतहों में बिलोंग्स, यह एक अलग बिलिंग या पॉलिसी शासन के तहत बिलोंग्स, और लगभग तुरंत ऑपरेटर वर्ग सीम की तलाश शुरू कर देता है। यही अनुभवी बिल्डर्स करते हैं। वे सिस्टम को वैसा मैप करते हैं जैसा वह वास्तव में है, नहीं कि प्रोडक्ट मार्केटिंग पेज कहता है। अगर कोई लैब प्रत्यक्ष प्रोडक्ट उपयोग और एजेंट हार्नेस उपयोग के बीच पॉलिसी अंतर बनाती है, तो अगला सवाल स्वाभाविक रूप से है, ठीक है, कौन से रास्ते अभी भी खुले हैं? कौन सी इंटरफेस सतहें खुली हैं? क्या तकनीकी रूप से अनुमत है, भले ही यह रणनीतिक रूप से हतोत्साहित है? और इससे यह हाँ, किसी ने वर्कअराउंड खोज लिया से बड़ी कहानी बनती है। यह केंद्रीकृत प्रयोगशालाओं द्वारा उपयोग होने के तरीके और पावर यूजर्स वास्तव में कैसे काम करते हैं के बीच के मिसमैच के बारे में है। गंभीर उपयोगकर्ता पूरी तरह से एक पॉलिश पहली पक्ष चैट बॉक्स के अंदर नहीं रहना चाहते। वे टर्मिनल चाहते हैं। स्क्रिप्ट, शेड्यूलर, ऑर्केस्ट्रेशन, स्थानीय टूलिंग, कई एजेंट, लॉग, पुनर्प्राप्ति, कंपोजेबिलिटी। वे मॉडल को एक वास्तविक वर्कफ्लो में प्लग करना चाहते हैं। जिसका अर्थ है कि जब भी कोई लैब स्पष्ट रूप से या निहित रूप से कहता है, कृपया उत्पाद का उपयोग उस तरह से करें जैसा हम चाहते थे, उन्नत उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया होगी, हमने सुना, लेकिन हमें अभी भी काम करना होगा। वह तनाव अब संरचनात्मक है। और यह ओपनक्लॉ दर्शकों पर विशेष रूप से कठिनाई से गिरता है, क्योंकि ओपनक्लॉ ठीक उस घर्षण बिंदु पर बैठता है। यह केवल एक चैट इंटरफेस नहीं है, यह एक रनटाइम है, एक समन्वय परत, एक तरीका है जिससे मॉडल को वास्तविक ऑपरेटिंग लूप के अंदर रखा जाता है। तो जब कोई फ्रंटियर लैब तृतीय पक्ष हार्नेस के चारों ओर की सीमा को कसता है, तो यह केवल मूल्य या पॉलिसी को नहीं बदलता। यह एक संदेश भेजता है कि एजेंसी कहां रहने वाली है। उनकी दीवारों के अंदर अधिमानता। सही, उनकी दीवारों के अंदर, उनके यूएक्स पर, उनकी शर्तों पर, उनकी टेलीमेट्री के साथ, उनकी सीमाओं के साथ,
और अक्सर उनकी बिलिंग लॉजिक के साथ। लेकिन पीटर स्टेनबर्गर कहानी वही है जो तब होता है जब वह प्राथमिकता वास्तविकता से टकराती है। CLI एक दबाव रिलीज वाल्व बना रहता है। टर्मिनल वह जगह बना रहता है जहां दृढ़ उपयोगकर्ता नियंत्रण वापस लेते हैं। यहां एक सांस्कृतिक परत भी है। CLI ने हमेशा कंप्यूटिंग में दक्षता से परे कुछ का प्रतिनिधित्व किया है। यह सीधेपन, स्पष्टता, एजेंसी का संकेत देता है। अगर GUI एक निर्देशित मार्ग है तो CLI बातचीत की गई स्वतंत्रता है। आप टूल चेन कर सकते हैं, आउटपुट रीडायरेक्ट कर सकते हैं, चूकियों के आसपास स्क्रिप्ट कर सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं जिन्हें प्रोडक्ट टीमों ने प्राथमिकता नहीं दी। यही कारण है कि टर्मिनल हर सॉफ्टवेयर केंद्रीकरण की लहर में फिर से उभरता है। और अनुभवी डेवलपर्स के लिए कमांड लाइन कोई प्राथमिकता नहीं है। यह वह जगह है जहां अमूर्तता इंस्पेक्टेबल बनती है। आप स्टीडर देख सकते हैं, आप लॉग देख सकते हैं, आप एक मॉडल को दूसरे टूल के माध्यम से चला सकते हैं, आप आर्टिफैक्ट्स संरक्षित कर सकते हैं, आप विफलता से तब तक रिकवर कर सकते हैं जब तक प्रोडक्ट टीम बटन जोड़ने का इंतजार न करे। वह लचीलापन विशेष रूप से एजेंट वर्कफ्लो में मूल्यवान है क्योंकि एजेंट वर्कफ्लो प्रकृति में घबराहट भरे होते हैं। वे ब्रांच, रिट्राई, फेल, रिज्यूम और कई सिस्टम को छूते हैं। तो एक अर्थ में यह एक एंथ्रोपिक कहानी है। दूसरे अर्थ में यह एक पुरानी कंप्यूटिंग कहानी है जो AI के कपड़े पहनती है। विक्रेता केंद्रीकृत, उपयोगकर्ता रास्ता बदलते हैं, स्टैक अधिक लॉक हो जाता है, कमांड लाइन फिर से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए यह EP024 में बिलोंग्स, भले ही यह एक ट्वीटाकार के क्षण के रूप में शुरू हुई, यह उस बहुत बड़े तर्क में एक छोटी खिड़की है कि शक्ति कहाँ रहनी चाहिए। प्रयोगशाला के साथ, प्रोडक्ट सतह के साथ, या उपयोगकर्ता के साथ जो टर्मिनल पर बैठा है और भागों से अपना स्वयं का सिस्टम बनाना चाहता है। वह तर्क जा नहीं रहा। यह भी संकेत देता है कि फ्रंटियर मॉडल विक्रेताओं के लिए अगले कुछ वर्ष कैसे दिख सकते हैं। अगर वे उपयोगकर्ताओं को पहली पक्ष वातावरण में वापस ले जाने की कोशिश करते रहे तो उपयोगकर्ता तेजी से विभाजित होंगे। मुख्यधारा के उपयोगकर्ता आधिकारिक उत्पाद के अंदर रहेंगे क्योंकि सुविधा जीतती है। उन्नत उपयोगकर्ता किनारों पर बनाएंगे क्योंकि लीवरेज जीतती है। वह विभाजन मूल्य निर्धारण, नीति और प्रोडक्ट डिजाइन को उतना आकार दे सकता है जितना वर्तमान सदस्यता श्रेणियां सुझाव देती हैं। और एपिसोड के व्यापक विषय के लिए यह इंटरफेस नियंत्रण कहानी का सबसे व्यावहारिक रूप है। प्रेस विज्ञप्तियां नहीं, कानूनी ढांचे नहीं, बस एक सीधा सवाल। जब प्लेटफॉर्म मालिक कहता है नहीं, तो शेष दरवाजे कहाँ हैं? कहानी 3 हमें एक्सेस कंट्रोल से रनटाइम कंट्रोल की ओर ले जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ने स्वायत्त एजेंटों के लिए रनटाइम सुरक्षा और गवर्नेंस पर केंद्रित एक ओपन सोर्स टूलकिट, एजेंट गवर्नेंस टूलकिट, लॉन्च किया। और पहली पढ़ने में यह थोड़ा सूखा लगता है। मुझे वास्तव में लगता है कि यह सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। वही, क्योंकि यह एंटरप्राइज AI में परिपक्वता बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। शुरू में प्रमुख सवाल था, क्या एजेंट उपयोगी चीजें कर सकते हैं? क्या वे ब्राउज कर सकते हैं? API कॉल कर सकते हैं? कोड लिख सकते हैं? डेटा खींच सकते हैं? कार्य पूरा कर सकते हैं? वह चरण क्षमता फला था। नया सवाल है, एक बार जब वे ये चीजें कर सकते हैं तो आप उन्हें कैसे CONTIN करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे अधिकृत करते हैं
और कैसे रोकते हैं? बिल्कुल। गवर्नेंस वही है जो उस क्षण प्रकट होता है जब कोई एआई सिस्टम डेमो होना बंद करके लोड बेयरिंग हो जाता है। टूलकिट में पॉलिसी प्रवर्तन, पहचान और विश्वास परतें, एग्जीक्यूशन कंट्रोल, किल स्विच, अनुपालन मानचित्रण और सामान्य एजेंट फ्रेमवर्क के साथ एकीकरण जैसी चीजें शामिल हैं। उपभोक्ता डेमो अर्थों में इनमें से कोई भी सेक्सी नहीं है। गंभीर संगठनों को जो अंततः चाहिए वह सब कुछ है। सीधे शब्दों में कहें, कोई एजेंट जो दुनिया में चीजें कर सकता है, उसे भी एक परिधि की जरूरत है। उसे जो उसने कोशिश की, जो उसने छुआ, उसके पास क्या विशेषाधिकार थे, और अगर वह रास्ते से भटक जाए या बस अस्पष्ट रूप से व्यवहार करे तो क्या होता है, इसका रिकॉर्ड चाहिए। उस अर्थ में एजेंटों के लिए विकास पथ चैटबॉट की तुलना में कम और वितरित सिस्टम, सुरक्षा अवसंरचना और ऑपरेटिंग वातावरण की तरह दिखने लगता है। वाक्यांश जो मैं वापस आता रहता हूं वह ऑपरेशनल गवर्नेंस है। प्रॉम्प्ट सुरक्षा कहानी का हिस्सा है, निश्चित, लेकिन प्रॉम्प्ट सुरक्षा उपवाही है। रनटाइम गवर्नेंस अधोवाही है। और अधोवाही वह जगह है जहां नुकसान या मूल्य वास्तव में होता है। एक साधारण एंटरप्राइज उपयोग मामले के बारे में सोचें। कोई एजेंट टिकट ट्रिएज करता है, आंतरिक सिस्टम से क्वेरी करता है, प्रतिक्रियाएं ड्राफ्ट करता है, शायद सेवा वर्कफ्लो खोलता या बंद करता है, शायद विक्रेता कार्रवाई ट्रिगर करता है। एक बार जब यह वास्तविक हो जाता है, तो आपको यह जानना होगा न केवल कि मॉडल विनम्र और संरेखित है या नहीं, बल्कि कार्रवाई परत सीमित है या नहीं। यह किन सिस्टम तक पहुंच सकता है, किसकी पहचान के तहत, किन अनुमोदनों के साथ, क्या लॉगिंग, क्या रोलबैक पथ। और माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए अच्छी तरह से स्थित है क्योंकि वे संस्थागत गुरुत्व को समझते हैं। बड़ी कंपनियां केवल क्षमता नहीं खरीदती, वे कंट्रोल सतहें खरीदती हैं। वे जब कानून पूछता है तो क्या होता है का उत्तर खरीदते हैं, और जब सिजो पूछता है तो क्या होता है, और जब यह एजेंट एक विनियमित वर्कफ्लो को छूता है तो क्या होता है। तो गहरा संकेत यह है कि एंटरप्राइज एआई प्रयोग से गवर्नेंस आर्किटेक्चर में जा रहा है। और एक बार ऐसा होने पर विजेता केवल मॉडल विक्रेता नहीं है। विजेता वे कंपनियां भी हैं जो एजेंटों के चारों ओर विश्वास कपड़े को परिभाषित करती हैं। और ट्रस्ट फैब्रिक वाक्यांश बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नेंस एक फीचर नहीं है, यह एक जाल है। पहचान, प्राधिकरण, लॉगिंग, निरीक्षण, एस्केलेशन, रोलबैक, पॉलिसी मानचित्रण, सीक्रेट्स हैंडलिंग, पर्यावरणीय सीमाएं, ये सभी चीजें एक साथ सहयोग करनी चाहिए अगर कोई संगठन किसी महत्वपूर्ण चीज को छूने के लिए एजेंट को सहज महसूस करना चाहता है। आप मॉडल बहुत अच्छा है कहकर एंटरप्राइज विश्वास प्राप्त नहीं करते। आप पूरे कार्रवाई पथ को ऑडिट करने योग्य बनाकर प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस तरह का टूलकिट दर्जनों फ्लैशी असिस्टेंट लॉन्च से अधिक मायने रख सकता है। बड़े संगठन एक प्रवृत्ति चूकने को सहन कर सकते हैं, वे असीमित कार्रवाई को सहन नहीं कर सकते। गवर्नेंस की अनुपस्थिति अक्सर तैनाती के लिए वास्तविक अवरोधक है, भले ही मॉडल पहले से पर्याप्त अच्छे हों। तो जब माइक्रोसॉफ्ट गवर्नेंस भाषा और पैटर्न को उत्पाद बनाता है तो वह ब्रेक पैडल को संबोधित कर रहा है, केवल एक्सेलरेटर को नहीं। यह भी ध्यान देने योग्य है, इसे ओपन सोर्स बनाना रणनीतिक है। यह माइक्रोसॉफ्ट को अपने उत्पादों से परे एजेंट गवर्नेंस की शब्दावली और आर्किटेक्चर को आकार देने देता है। अगर डेवलपर्स और एंटरप्राइज माइक्रोसॉफ्ट के फ्रेमिंग को पॉलिसी इंटरसेप्शन, पहचान, विश्वास और एग्जीक्यूशन रिंग्स के लिए अपनाना शुरू कर देते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट मानक सेटिंग परत पर प्रभावशाली बन जाता है, भले ही वह पूरे स्टैक का मालिक न हो।
यही तरीका है जिससे प्लेटफॉर्म शक्ति अक्सर एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी में फैलती है। पहले आप उत्पाद बेचते हैं, फिर आप पैटर्न प्रकाशित करते हैं, फिर आपके पैटर्न डिफॉल्ट बन जाते हैं, फिर हर किसी को आपकी भाषा में अपनी व्याख्या करनी होती है। अगर एजेंट गवर्नेंस में ऐसा होता है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रत्यक्ष उत्पाद उपयोग से कहीं अधिक प्रभाव के साथ समाप्त होता है, जो एआई में एक आवर्ती विषय है। कंपनियां केवल उत्पाद हिस्सा नहीं चाहती, वे वैचारिक हिस्सा चाहती हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उनके अमूर्तता को अपनाए। तो हाँ, यह एक टूलकिट लॉन्च है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह एक संकेत है कि हम उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां स्वायत्त एजेंट अब कोई जादू वाक्यांश नहीं है। यह एक गवर्नेंस समस्या है, और गवर्नेंस समस्याएं पूरे सॉफ्टवेयर श्रेणियां बनाती हैं। कहानी 4 मेटा का कर्नल इवॉल्व है, और यह उन लोगों के लिए कैटनेप है जो सोचते हैं कि सबसे दिलचस्प एआई कहानियां अब चैटबॉट परत पर नहीं हो रही हैं। कर्नल इवॉल्व एक एजेंटिक सिस्टम है जिसे विभिन्न हार्डवेयर वातावरण में निम्न स्तरीय कर्नेल लिखने और ऑप्टिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेटा ने महत्वपूर्ण थ्रूपुट लाभ की रिपोर्ट दी है, जिसमें प्रोडक्शन इन्फरेंस वर्कलोड के लिए उल्लेखनीय सुधार शामिल है। यह मेरी पसंदीदा प्रकार की एआई कहानी है क्योंकि यह एआई एक ईमेल लिखता है कि अधिवक्ताओं को काटती है और हमें मशीन कमरे में ले जाती है। कर्नेल फ्लैशी नहीं हैं, वे उपभोक्ता अनुकूल नहीं हैं, लेकिन वे परफॉर्मेंस पाथ में बैठते हैं। अगर आप उनमें सामग्री रूप से सुधार कर सकते हैं तो आप वास्तविक वर्कलोड की अर्थव्यवस्था बदल देते हैं। और इसलिए यह मायने रखता है क्योंकि हाइपरस्केलर एआई दौड़ केवल इस बारे में नहीं है कि किसके पास सबसे बुद्धिमान मॉडल है। यह इस बारे में भी है कि किसे समान सिलिकॉन से अधिक उपयोगी काम मिलता है। अगर कोई एजेंटिक ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम प्रोडक्शन स्टैक से बड़ी दक्षता लाभ निचोड़ सकता है, तो एआई अब केवल एक यूजर लेयर टूल नहीं रहता। यह सिस्टम्स इंजीनियरिंग गुणक बन जाता है, जो ईमानदारी से वह जगह है जहां वास्तविक पतवार का अधिकांश हिस्सा रह सकता है। फ्रंटियर मॉडल समय के साथ नीचे कमोडिटाइज्ड हो जाते हैं, प्रोडक्ट रैपर कॉपी किए जाते हैं, लेकिन पैमाने पर कठोर जीते हुए सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, विशेष रूप से ऑप्टिमाइजेशन जो जीपीयू, सीपीयू, कस्टम एक्सेलरेटर और आंतरिक सॉफ्टवेयर स्टैक के फ्लीट में मिश्रित होती है, वह जल्दी से प्रतिकृति करना बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ एक वैचारिक बदलाव भी है। सालों से बहुत सारे मुख्यधारा एआई कवरेज ने निहित रूप से माना कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बैठता है। यह कंप्यूट का उपभोग करता है, यह हार्डवेयर का उपयोग करता है, यह सबस्ट्रेट पर चलता है। कर्नल इवॉल्व जो सुझाव देता है वह एक फीडबैक लूप है जहां एआई भी सबस्ट्रेट को आकार देना शुरू कर देता है। यह आर्थिक रूप से मायने रखता है क्योंकि हाइपर स्केल पर दक्षता का हर प्रतिशत अविश्वसनीय मात्रा से गुणा किया जाता है। अगर आप बड़े प्रोडक्शन वर्कलोड में लागत, मेमोरी दबाव या इन्फ्रेंस विलंबता को कम करते हैं तो आप केवल एक इंजीनियरिंग प्रतियोगिता नहीं जीत रहे, आप पूरे प्लेटफॉर्म का व्यवसाय मामला बेहतर कर रहे हैं। बेहतर कर्नेल का मतलब कम सर्विंग लागत, उच्च थ्रूपुट, बेहतर उपयोग और तेज प्रोडक्ट पुनरावृत्ति हो सकती है क्योंकि अर्थशास्त्र ढीला हो जाता है। वाक्यांश एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर रहा है पुनरावृत्तिपूर्ण लगता है क्योंकि ऐसा ही है, लेकिन पुनरावृत्ति बिंदु है। एक बार जब स्टैक के अंदर अड़चनों पर हमला करने के लिए पर्याप्त क्षमता हो जाती है तो सिस्टम अपनी नींव में सुधार करना शुरू कर देता है। और नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि कल सुबह जादुई रनअवे आत्मसुधार। चलिए संतुलित रहते हैं।
इसका मतलब कुछ और व्यावहारिक और संभवतः अल्पकालिक में अधिक महत्वपूर्ण है। इंजीनियरिंग टीमों को एक नए प्रकार का टूल मिलता है जो उन्हें मैन्युअल रूप से खोजने से तेज ऑप्टिमाइजेशन स्पेस खोजने में मदद करता है। सही। हफ्तों तक एक उच्च श्रेणी के विशेषज्ञ के हाथ से ट्यून किए गए वेरिएशन के लिए इंतजार करने के बजाय सिस्टम उम्मीदवार कर्नेल का पता लगा सकता है, बेंचमार्क कर सकता है, बुरे को अस्वीकार कर सकता है और बेहतर प्रदर्शन करने वाले विकल्पों को एक बहुत तंग लूप पर सतह पर ला सकता है। यह विज्ञान कथा नहीं है। यह एक एजेंटिक एक्सेलरेटर के साथ अनुप्रयोग प्रदर्शन इंजीनियरिंग है। और उच्च अंत पर श्रम निहितार्थों के बारे में भी सोचें। यह सामान्य कार्यालय कार्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है। यह अत्यंत विशेषज्ञ निम्न स्तरीय इंजीनियरिंग कार्य को बढ़ा रहा है। यह आपको कुछ महत्वपूर्ण बताता है कि उन्नत एआई पहले से कहाँ विश्वसनीय है। और यह व्यापक स्टैक युद्ध से जुड़ता है। ओपनएआई कहानी खरीदता है, एंथ्रोपिक इंटरफेस नियंत्रण के लिए लड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट गवर्नेंस बनाता है, मेटा ऐप परत के नीचे जाता है और मशीन कमरे को ऑप्टिमाइज करता है। हर कोई स्टैक की एक अलग परत पकड़ रहा है, जिसका अर्थ है कि प्रतियोगिता अब स्पष्ट रूप से मॉडल बनाम मॉडल नहीं है। यह परत बनाम परत है। जो सबसे मजबूत स्टैक स्थिति बनाता है वह हो सकता है कि कंपनी के पास सबसे फ्लैशी चैट डेमो न हो। और यह एआई में अभी तक सबसे कम सराही गई परिवर्तनों में से एक हो सकता है। जनता अभी भी दृश्य उत्पादों और बेंचमार्क नाटक के माध्यम से दौड़ को स्कोर करती है। लेकिन बड़ी कंपनियां अक्सर परिचालन गहराई से जीतती हैं, जिसे बाहरी लोग हार्डली नोटिस। प्रति टोकन कम लागत, बेहतर हार्डवेयर उपयोग, तंग आंतरिक टूलिंग, मजबूत तैनाती वेग और उत्पादन भार के तहत बेहतर विश्वसनीयता। कर्नल इवॉल्व एक अनुस्मारक है कि कुछ सबसे मूल्यवान एआई प्रगति लगभग अदृश्य है जब तक आप नहीं जानते कि कहां देखना है। कहानी 5 हमें मशीन कमरा ऑप्टिमाइजेशन से भूराजनीतिक स्थापन की ओर ले जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ने जापान में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और कार्यबल प्रशिक्षण में $10 अरब के निवेश की घोषणा की। और यह उन कहानियों में से एक है जिसे बिग टेक विदेश में निवेश करता है में समतल करना आसान है, लेकिन यहां और कुछ हो रहा है। कीवर्ड संप्रभुता है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से केवल क्लाउड क्षमता के रूप में नहीं, बल्कि संप्रभुता संवेदनशील सेवा के रूप में बेचा जा रहा है। सरकारें और प्रमुख उद्यम यह जानना चाहते हैं कि डेटा कहाँ रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन कौन करता है, पॉलिसी अनुपालन कैसे काम करता है, कौन सी कानूनी शासन लागू होती है और घरेलू संस्थाओं को सार्थक भागीदारी मिलती है या नहीं। दूसरे शब्दों में, हमारे पास जीपीयू हैं, अब पूरी पिच नहीं है। पिच अब है, हम आपको उन शर्तों पर कंप्यूट दे सकते हैं जो राष्ट्रीय रूप से स्पष्ट महसूस हों। स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थानीय सहयोग, स्थानीय सुरक्षा मुद्रा, स्थानीय श्रम निवेश। विश्वास उत्पाद का हिस्सा बन जाता है। माइक्रोसॉफ्ट इस शैली की एंटरप्राइज स्टेटक्राफ्ट में विशेष रूप से अच्छा रहा है। वे संस्थाओं की भाषा बोलना जानते हैं। तो जापान के लिए $10 अरब की प्रतिबद्धता केवल क्षमता विस्तार नहीं है। यह एक संदेश है। माइक्रोसॉफ्ट उन देशों के लिए विश्वसनीय भूराजनीतिक क्लाउड बनना चाहता है जो एआई क्षमता चाहते हैं, बिना किसी दूरस्थ ब्लैक बॉक्स पर पूरी तरह निर्भर हुए। और जापान यह मामला बनाने के लिए एक सार्थक जगह है। यह एक प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लचीलापन और सुरक्षा के प्रति गहरा संवेदनशील है और डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता के प्रति गंभीर है। इस तरह का सौदा केवल क्षेत्रीय विस्तार नहीं है, यह एक टेम्पलेट प्रदर्शन है।
एक कार्यबल कोण भी है जो मायने रखता है। एआई बातचीत अक्सर मॉडल पर अधिक केंद्रित होती है और संस्थागत अवशोषण पर कम। आप किसी क्षेत्र में विशाल कंप्यूट गिरा सकते हैं और मान ले सकते हैं कि मूल्य स्वतः दिखाई देगा। आपको कुशल ऑपरेटरों, सुरक्षा क्षमता, एकीकरण प्रतिभा और उन संगठनों की आवश्यकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने के लिए तैयार हों। यही एक कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर घोषणाएं प्रारंभ में उतनी बड़ी लग सकती हैं जितनी वे प्रारंभ में करती हैं। हार्डवेयर अकेला अपनाना नहीं बनाता। संस्थाओं को इसे मेटाबोलाइज करने के लिए समय और प्रतिभा की आवश्यकता है। उन्हें प्राप्ति संरचनाओं, अनुपालन प्रक्रियाओं, आंतरिक चैंपियन, तकनीकी अनुवादकों और पर्याप्त विश्वास की आवश्यकता है कि सिस्टम उतना अधिक संगठनात्मक अराजकता नहीं बनाएगा जितना मूल्य। तो जब माइक्रोसॉफ्ट प्रशिक्षण के बारे में बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यह सजावटी नहीं है, यह तंत्र का हिस्सा है। इसीलिए कार्यबल प्रशिक्षण घटक केपेक्स शीर्षक जितना ही मायने रखता है। अगर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो इसके आसपास श्रम आधार रणनीतिक संपत्ति का हिस्सा बन जाता है। और बाहर जूम करते हुए, यह कहानी अगली हमारी पावर ग्रिड कहानी के साथ अच्छी तरह से जोड़ी जाती है। कंप्यूट पूरी तरह आभासी नहीं है। यह कहीं उतरता है, यह कहीं बातचीत होती है, यह कहीं संसाधनों का उपभोग करता है, यह कहीं राजनीति रखता है। तो अगर पुराना क्लाउड युग पैमाने और सुविधा के बारे में था, तो यह चरण अधिक स्थान, वैधता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखण के बारे में दिखता है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा स्तर समझौतों के साथ भूराजनीति बनता जा रहा है। और एक बार यह सामान्य हो जाता है, हर प्रमुख क्लाउड प्रदाता को एक नई श्रेणी के प्रश्नों का उत्तर देना होता है। केवल इतना नहीं कि आप कितनी क्षमता बेच सकते हैं, बल्कि आप इसे कितनी विश्वसनीय रूप से स्थानीयकृत कर सकते हैं। आप सरकारों को कैसे आश्वस्त करते हैं कि आप एक भागीदार हैं, न कि निर्भरता जोखिम? आप अपने स्टैक को राष्ट्रीय रूप से पर्याप्त कैसे महसूस कराएंगे जबकि वैश्विक पैमाने से लाभ उठाते हुए? वे प्रश्न अगले इंफ्रास्ट्रक्चर चक्र के केंद्र में हैं। अंतिम कहानी, भौतिक वास्तविकता जांच। एक नई रिपोर्ट कहती है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख घटकों की कमी के कारण अमेरिका में योजनबद्ध डेटा सेंटर निर्माण का लगभग आधा विलंबित या रद्द कर दिया गया है। और ईमानदारी से, यह संभवतः पूरे एपिसोड की सबसे स्पष्ट करने वाली कहानी है। क्योंकि यह हर किसी को याद दिलाता है कि एआई बूम अभी भी नीस चीजों से बना है। स्टील, कंक्रीट, स्विच गियर, ट्रांसफॉर्मर, कूलिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन क्षमता, इंटरकनेक्शन कतारें, जमीन, परमिटिंग, निर्माण श्रम। आप अनंत पैमाना किसी कीनोट में कह सकते हैं, लेकिन ग्रिड को अभी भी वोट मिलता है। यह एआई कहानी का वह हिस्सा है जिसमें हाइप चक्रों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर किसी साइट को पर्याप्त पावर नहीं मिल सकती, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मांग कितनी है। अगर ट्रांसफॉर्मर लीड टाइम भयानक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने जीपीयू के लिए बजट रखा है। अगर सबस्टेशन और लाइनें भार का समर्थन नहीं कर सकते, तो निर्माण फिसल जाता है। और जो आकर्षक है वह यह है कि एआई संवाद कितनी जल्दी अमूर्तता से इंफ्रास्ट्रक्चर यथार्थवाद की ओर मजबूर किया गया है। कुछ समय के लिए सार्वजनिक बातचीत यह मान सकती थी कि कंप्यूट केवल एक क्लाउड मेनू आइटम था। अब हर कोई फिर से खोज रहा है कि क्लाउड का मतलब है कहीं इमारतें और बिजली, जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को भी पुनः आकार देता है। कोई कंपनी जो दीर्घकालिक पावर अनुबंध सुरक्षित कर सकती है, उपयोगिता संबंधों को नेविगेट कर सकती है और दुर्लभ विद्युत उपकरणों को लॉक कर सकती है,
वह कंपनी से अधिक वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकती है जिसके पास केवल एक मामूली बेंचमार्क बढ़त है। यह वह जगह है जहां शब्द बॉटलनेक शाब्दिक बन जाता है, बाधा रूपक नहीं है। यह एम्परेज उपकरण और समय सारणी है। और एक बार ऐसा होने पर एआई दौड़ उपभोक्ता सॉफ्टवेयर दौड़ की तुलना में पुरानी औद्योगिक दौड़ों से अधिक प्रतीत होने लगती है। और वह समानता मायने रखती है क्योंकि औद्योगिक दौड़ अलग तरह के विजेता पैदा करती हैं। ऐप दौड़ में एक चतुर स्टार्टअप कभी कभी बेहतर एग्जीक्यूशन से कतार में कूद सकता है। औद्योगिक दौड़ में अवस्थिति, पूंजी पहुंच, आपूर्ति श्रृंखला संबंध और नियामक फ्लुएंसी बहुत अधिक मायने रखने लगती हैं। क्षेत्र उनके चारों ओर समेकित होता है जो वास्तव में दुर्लभ इनपुट सुरक्षित कर सकते हैं। एक रणनीतिक भेद्यता आयाम भी है। अगर योजनबद्ध निर्माण का आधा विलंबित या रद्द है तो बाजार केवल आपूर्ति प्रतिबंधित नहीं है, यह आवंटन प्रतिबंधित बन जाता है। किन परियोजनाओं का निर्माण होगा, किन ग्राहकों को प्राथमिकता मिलेगी, किन क्षेत्रों में पहले चलेंगे, वे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं, केवल तकनीकी नहीं। और आपूर्ति श्रृंखला का टुकड़ा भी मायने रखता है। अगर महत्वपूर्ण घटक दुर्लभ हैं या भूराजनीतिक तनाव में बंधे हैं तो एआई बिल्डआउट वैश्विक औद्योगिक प्रणालियों की भंगुरता को विरासत में लेता है। यह क्लाउड के रहस्य से बहुत अलग दुनिया है जो मानते हैं कि बस मांग है इसलिए स्केल करता है। तो यह कहानी है जो हमने जो भी कवर किया उस सब को जमीन देती है। ओपनएआई कहानी खरीद सकता है। ऑपरेटर इंटरफेस प्रतिबंधों के चारों ओर रास्ता बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजेंटों को गवर्न कर सकता है। मेटा कर्नेल को ऑप्टिमाइज कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट जापान में संप्रभुतानुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर रख सकता है। लेकिन इन सबके नीचे प्रौद्योगिकी का सबसे पुराना सत्य बैठा है। अगर भौतिक सबस्ट्रेट विस्तार नहीं कर सकता तो सॉफ्टवेयर स्वप्न इसके पीछे समर्थ हो जाते हैं। तो चलिए धागे को कसते हैं। ओपनएआई कहानी को नियंत्रित करने के लिए एक मीडिया नोट खरीदता है। पीटर स्टेनबर्गर की वर्कअराउंड कहानी दिखाती है कि उपयोगकर्ता लड़ते हैं जब प्लेटफॉर्म इंटरफेस को अधिक नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट गवर्नेंस टूलिंग लॉन्च करता है क्योंकि एजेंट डेमो चरण से अनुपालन चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मेटा एआई का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वयं ऑप्टिमाइज करने के लिए करता है। माइक्रोसॉफ्ट एआई क्षमता संप्रभुता जागरूक रूप में बेचता है। और यूएस बिल्डआउट सीधे पावर बाधाओं से टकराता है। 6 कहानियां, एक स्टैक। कहानी, इंटरफेस, गवर्नेंस, मशीन लेयर, राष्ट्रीय स्थापन, भौतिक सीमाएं। यही नक्शा अभी है। और जो इस सप्ताह को दिलचस्प बनाता है वह यह है कि ये कहानियां अलग थलग नहीं हैं। वे एक दूसरे को मजबूत करती हैं। एआई जितना मूल्यवान होता है, कंपनियां एक्सेस को नियंत्रित करना उतना ही चाहती हैं। एक्सेस जितना नियंत्रित होता है, उपयोगकर्ता उतनी ही खुली सीमाएं खोजते हैं। एजेंट जितना असली काम करते हैं, गवर्नेंस उतना ही अनिवार्य होता है। इन्फ्रेंस जितना मूल्यवान होता है, ऑप्टिमाइजेशन स्टैक में उतना नीचे जाता है। स्टैक जितना रणनीतिक होता है, सरकारों को उतना ही ध्यान होता है कि यह कहां रहता है। और जितना सबको बनाने की कोशिश करते हैं, ग्रिड उन्हें याद दिलाती है कि वास्तविकता प्रेस विज्ञप्ति नहीं है। वह फीडबैक लूप शायद सप्ताह की वास्तविक हेडलाइन है। हर परत हर दूसरी परत पर प्रतिक्रिया कर रही है। कॉर्पोरेट रणनीति उपयोगकर्ता व्यवहार को आकार देती है। उपयोगकर्ता व्यवहार प्लेटफॉर्म नीति पर दबाव डालता है।
प्लेटफॉर्म नीति गवर्नेंस के मूल्य को बढ़ाती है। गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वानुमेयता के मूल्य को बढ़ाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक ऑप्टिमाइजेशन के मूल्य को बढ़ाती है। और ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज होने वाले सिस्टम तक पहुंच के नियंत्रण के सटा AKES को बढ़ाती है। यहां कुछ भी अलग थलग नहीं है। यह 2026 में नैरेटिव लेयर है। केवल कौन कहानी बताता है नहीं, बल्कि कौन कहानी के चारों ओर हर इंटरफेस को आकार देने का अधिकार रखता है और कौन उस नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है ताकि उनका भविष्य का संस्करण अपरिहार्य लगे। और शायद इसे कहने का सबसे सरल तरीका यह है, AI सबसे पुराने अर्थ में सामान्य हो रहा है। यह कुछ ऐसा बन रहा है जिसे संस्थाएं स्वामित्व, रूटिंग, प्रतिबंध, वित्तपोषण, वर्णन और भौतिक रूप से लंगर लगाना चाहती हैं। एक बार ऐसा होने पर शुद्ध प्रवर्तन के रोमांस सिस्टम की राजनीति को रास्ता देता है। यह प्रौद्योगिकी को कम दिलचस्प नहीं बनाता। अगर कुछ है तो यह इसे अधिक प्रभावशाली बनाता है। क्योंकि एक बार जब कोई प्रौद्योगिकी अवसंरचनात्मक हो जाती है तो विजेता केवल प्रतिभा से नहीं चुने जाते। वे नियंत्रण, रहने की शक्ति, रसद और इस बात से निपटने के दौरान सब कुछ पठनीय रखने वाले से चुने जाते हैं। यही इस सप्ताह दिखा। कोई विशाल प्रवर्तन नहीं, स्टैक को कठिन, भारी और अधिक वास्तविक बनाने वाली चालों की एक श्रृंखला। और यह शायद उस सही नोट पर समाप्त होने के लिए है। अगर आप AI को आकस्मिक रूप से देख रहे हैं तो लालसा एक एकल हेडलाइन कंपनी या एकल प्रवर्तन मॉडल देखने और इसे पूरी कहानी कहने की है। लेकिन इस क्षण को पढ़ने का अधिक उपयोगी तरीका एक समन्वय पर प्रतियोगिता के रूप में है। कौन मीडिया उपयोगकर्ताओं, नीति, टूलिंग, हार्डवेयर, पूंजी और ऊर्जा को एक टिकाऊ प्रणाली में समन्वित कर सकता है। यह एक चतुर चैटबॉट शिप करने से कहीं बड़ी चुनौती है। आज के एपिसोड के पूर्ण शो नोट्स और लिंक tobeonfitnesstech.com/podcasts पर हैं। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि AI कहानी कम हो रही है, सिंगुलर मॉडल रिलीज और अधिक सिस्टम नियंत्रण के बारे में, तो आप इसे कल्पना नहीं कर रहे हैं। यहीं पर हम हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। मैं नौबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ। हम जल्द ही वापस आएंगे।